आज हम एक थ्योरम को प्रूव करेंगे और ये थ्योरम क्या करती है, ये थ्योरम कनेक्ट करती है दो पैरामीटर्स को, उनके बीच रिलेशन दिखाती है। पहला पैरामीटर है एटीन्यूएशन कांस्टेंट अल्फा, एटीन्यूएशन कांस्टेंट अल्फा and characteristic impedance Z0, characteristic impedance Z0। ओके, तो ये जो थ्योरम है, दिस थ्योरम connecting अल्फा एंड Z0, एटीन्यूएशन कांस्टेंट अल्फा और Z0 में ये रिलेशन को दिखाता है ये थ्योरम। ये अगर हम कहें कि अगर कोई फिल्टर हो, वो फिल्टर अपनी Z0 से टर्मिनेटेड हो, अपनी Z0 से टर्मिनेटेड हो। टर्मिनेट का मतलब आप समझ रहे हैं, उसके दोनों सिरों पर लास्ट में टर्मिनेटेड हो, दोनों सिरों पर लास्ट में Z0 उसके कनेक्टेड हो। अभी हम फिगर भी बनाएंगे। फिल्टर अपनी Z0 से अगर टर्मिनेटेड हो तो उस फ्रीक्वेंसी रेंज में जिसके लिए Z0 प्योर रेजिस्टिव है, प्योर रेजिस्टिव है, वहां पर अल्फा 0 होता है। फिर से आप ध्यान दीजिए, अगर हम किसी फिल्टर को Z0 से टर्मिनेट करें तो उस फ्रीक्वेंसी रेंज के लिए, उस सभी फ्रीक्वेंसी रेंज के लिए, कई सारी फ्रीक्वेंसीज होंगी जहां पर Z0, फिल्टर का जो Z0 है वो प्योर रेजिस्टिव हो, वहां पर उसका अटेन्यूएशन 0 होता है। ठीक है, और अगर Z0 प्योर रिएक्टिव हो तो अटेन्यूएशन 0 से ज़्यादा होता है, मोर देन 0। फिर से आप देखिए, ये थ्योरम क्या कहती है कि अगर हम किसी फिल्टर को उसकी Z0 से टर्मिनेट कर दें तो उस सभी रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज के लिए जिसमें फिल्टर की Z0 प्योर रेजिस्टिव है, अटेन्यूएशन 0 होता है, तथा उस रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज में जिसके लिए Z0 प्योर रिएक्टिव है, वहां पर अटेन्यूएशन 0 से ज़्यादा होता है। ओके, ये थ्योरम का ये एक इसका स्टेटमेंट है। आई थिंक स्टेटमेंट आपको समझ में आया हो। तो इसको हम लोग देख भी सकते हैं कि हमने क्या कहा कि अगर Z0 प्योर रेजिस्टिव हो, Z0 प्योर रेजिस्टिव होगा, तो अगर हम इसको कनेक्ट करेंगे किसी जनरेटर से तो क्या करेगा, आप जानते हैं जो रेजिस्टिव होता है कोई चीज़, वो क्या करता है, पावर को अब्जॉर्ब करता है। ओके, तो यहाँ पावर लॉस होगा फिल्टर में, क्योंकि प्योर रेजिस्टिव है अगर Z0 तो पावर लॉस होगा, लेकिन पावर लॉस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फिल्टर्स को मैंने कहा था या तो L से बनते हैं या तो C से बनते हैं, तो पावर लॉस नहीं होगा, बल्कि पूरी की पूरी पावर क्या होगी, लोड को चली जाएगी। ठीक है, लोड को बिना अटेन्यूएट हुए, अल्फा इक्वल टू 0 होगा, बिना अटेन्यूएट हुए पास हो जाएगी। कब? जब Z0 प्योर रेजिस्टिव होगा फिल्टर का, और जब Z0 प्योर रिएक्टिव होगा, इसके दूसरी कंडीशन, तो क्या करेगा, तो जनरेटर से जो पावर आएगी वो कोई भी पावर यहाँ पर इसके टर्मिनेशन में नहीं पहुँचेगी। तो बेसिकली यहाँ पर क्या होगा कि ये उसको अपने में होकर नहीं आने देगा। कब? जब ये प्योर रिएक्टिव होगा। आप जानते हैं प्योर रिएक्टिव है अगर Z0 तो लॉस, पावर लॉस नहीं होता है। पावर लॉस नहीं होता है तो सीधी सी बात है कि वहाँ पर आपको वो लोड में वो पावर डिलीवर नहीं होगी। यहाँ पर पावर लॉस होगा तो वो फिल्टर में ना होकर के लोड को ट्रांसफ़र हो जाएगा।
ठीक है, पास हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर पावर लॉस नहीं होगा क्योंकि अगर Z0 प्योर रिएक्टिव होगी। ये रही ऐसे थ्योरेटिकल बात। अब हम इसको मैथमेटिकली कैलकुलेशन करके देखेंगे कैसे होगा। तो इसके लिए हम एक सर्किटरी डिज़ाइन करते हैं पहले। यहाँ पर देखिए हमने जो भी बात की थी कि अगर मान लीजिए हमने कोई फ़िल्टर डिज़ाइन किया है, तो यहाँ पर हमने जो फ़िल्टर डिज़ाइन किया है एक टी सेक्शन का फ़िल्टर है यूजिंग ओनली रिएक्टिव एलिमेंट्स। यहाँ पर हमने सिर्फ रिएक्टिव एलिमेंट्स टी सेक्शन में लगाए हुए हैं और इस फिल्टर को हमने टर्मिनेट किया है थ्रू इट्स कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस। फिल्टर अपने Z0 से टर्मिनेटेड हो, ठीक है। तो यहाँ हमने टर्मिनेशन किया है, दिस इज द टर्मिनेशन, ओके। और यहाँ पर आपके रिएक्टिव कंपोनेंट्स लगे हुए हैं टी सेक्शन में, और यहाँ से भी आप देखेंगे तो आपको Z0 मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये देखिए एक सिमेट्रिकल सेक्शन बना हुआ है। अब आप देखिए यहाँ पर आपको आप देख रहे होंगे यहाँ पर Z1 की जो वैल्यू है इक्वल टू JX1 है, ठीक है। ये Z1/2 की बेसिकली वैल्यू है, Z1/2 इक्वल टू JX1/2। तो Z1 इक्वल टू JX1, ठीक। और यहाँ पर Z2 की वैल्यू क्या है आपकी? JX2। अब ये जो J है, JX1 या JX2, इनकी वैल्यूज पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव हो सकती है। कैसे? इंडक्टर की अगर हम बात करें तो इंडक्टर के लिए हम जानते हैं कि इंडक्टर का जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है XL, वो किसके बराबर होता है? 2 पाई, या सिंपल से 2 पाई FL कहें या ओमेगा L कहें, और ओमेगा इंटू L, ठीक है। और यहाँ पर C के लिए क्या होता है? XC 1/2 पाई FC। तो अगर J नोटेशन में हम दिखाएं इसको, यहाँ पर देखिए जैसे J नोटेशन में दिखाएं तो ये क्या होता है? J ओमेगा L, और ये क्या होता है? 1/J ओमेगा C। तो ये J ओमेगा हो सकता है, और इसको ऊपर नीचे J से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाता है माइनस J ओमेगा C। ऊपर नीचे J और J से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो J² -1 होता है, तो माइनस J ओमेगा C। तो चाहे इंडक्टर यूज करें, कैपेसिटर, ये पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है बेस्ड ऑन द एलिमेंट्स दैट वी हैव यूज्ड, ओके। तो यहाँ पर हमने Z1 और Z2 की वैल्यू देखी जो हमने यूज की हुई है। अब चूंकि ये टी सेक्शन है और हम जानते हैं टी सेक्शन के लिए जो Z0 होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, अगर आप लोगों को ध्यान हो, Z0 होती है Z1² प्लस Z1 इंटू Z2, यही वैल्यू होती है। तो यहाँ पर ये वैल्यूज़ को रख दीजिए, तो Z1 की वैल्यू JX1 रख दीजिए और Z2 की JX2। तो यहाँ से आपका आ जाएगा X1² प्लस X1 X2। J² दोनों में हो जाएगा, तो J² को अगर बाहर ले लेंगे तो बाहर आ जाएगा J, ठीक है। एक ये टर्म हो गया आपका। अगला है, ये आपका Z0 के लिए था। इसी तरीके से हमने एक और चीज़ निकाली थी e⁻γ, जिसको हम IS/IR से भी रिप्रेजेंट किए थे, IS/IR। इसकी वैल्यू क्या थी? इसकी वैल्यू थी 1 प्लस Z1/2 Z2। आप लोगों को अगर ध्यान ना हो तो पीछे देख लीजिएगा पलट कर, प्लस Z0/Z2, ठीक है। और यहाँ से गामा की वैल्यू निकालते थे हम। तो बेसिकली गामा की वैल्यू जब निकालते थे, फिर उसके बाद अल्फ़ा की वैल्यू हम क्या निकालते थे यहाँ से? अल्फ़ा इक्वल टू 20 log base 10 IS/IR डेसिबल में, ठीक है। तो e की पावर गामा की अगर वैल्यू निकालने हो तो यहाँ पर देखिए Z1 और Z2 और Z0 यहाँ पर वैल्यूज रखिए। तो 1 प्लस Z1 की JX1, Z2 की JX2, J जो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा X1/2 X2, ओके। और प्लस Z0/X2, Z2 की वैल्यू क्या है? JX2, तो JX2। ऊपर नीचे अगर J से मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ J आ जाएगा और यहाँ J² -1 हो जाएगा। तो चाहे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हमने क्या किया, J से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं
जे स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो ये हो जाएगा कुछ ऐसा। ठीक है, अब यहाँ देखिए, इसको हम इक्वेशन 1 मान सकते हैं और इसको इक्वेशन 2 मान लें। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x1 और x2 इनकी जो वैल्यूज है, हमने कहा ये पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकते हैं बेस्ड ऑन द कंपोनेंट यूज, L और C कौन सा कंपोनेंट आपने यूज किया है। तो बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ x1 एंड x2, बेस्ड ऑन द साइन ऑफ x1 एंड x2, x1 x2 के साइन के बेसिस पर यहाँ पर दो कंडीशंस संभव हैं, टू कंडीशंस आर पॉसिबल। पहली कंडीशन क्या हो सकती है कि ये जो x1 स्क्वायर अपॉन 4 प्लस x1 x2 है, x1 स्क्वायर अपॉन 4 प्लस x1 x2 है, इसकी जो वैल्यू हो सकती है बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ x1 x2, ये हो सकता है निगेटिव है। x1 x2 की वैल्यू कुछ इस तरीके से हो कि इसकी वैल्यू निगेटिव है, और माना कि ये जो वैल्यू है से माना इसकी वैल्यू जो निगेटिव है वो -a के बराबर है। पहली कंडीशन क्या हुई, x1 x2 को मैंने कहा कि इसके जो साइन के बेसिस पर दो कंडीशंस संभव हैं। पहली कंडीशन है अगर ये पूरा का पूरा निगेटिव है, ऐसी कंडीशन हो कि x1 x2 के मल्टीप्लिकेशन और x1 स्क्वायर अपॉन 4 के बाद ये पूरी वैल्यू निगेटिव है। निगेटिव आने पर हमने कहा कि इसकी वैल्यू -a के बराबर हो सकती है, ये माना है हमने। दूसरी कंडीशन क्या होगी कि x1 स्क्वायर अपॉन 4 प्लस x1 x2 पॉजिटिव भी तो हो सकता है, पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव केस में माना कि उसकी वैल्यू है +b। दो कंडीशन से क्लियर हो गई। अब हम क्या करें, अगर ये पहली वाली सिचुएशन को इक्वेशन 1 में रखें तो यहाँ से Z0 क्या मिलेगा, फर्स्ट कंडीशन से हमें Z0 क्या मिलेगा, Z0 मिलेगा J अंडर रूट -a, J अंडर रूट -a, और -a को क्या ले सकते हैं आप, -1 इंटू a, -1 का अंडर रूट j होता है, तो ये टोटल हो जाएगा। देखिए ये ऐसे हो सकता है j इंटू अंडर रूट a। ओके, j और j स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये हो जाएगा -√a। तो अंडर रूट की वैल्यू प्लस या माइनस सकती है, लेकिन चूंकि Z0 ये नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो ये हो जाएगा √a के बराबर। ओके, यहां पर अगर आपने पहली कंडीशन ली कि मतलब अगर x1 स्क्वायर अपॉन 4 प्लस x1 x2 की वैल्यू नेगेटिव है, तो उस कंडीशन में हमने देखा कि Z0 की वैल्यू जो आ रही है वो √a के बराबर आ रही है। इट मीन्स ये वैल्यू रियल है, इमेजिनरी नहीं है। इमेजिनरी होती यहाँ j का टर्म होता, ठीक, तो ये वैल्यू क्या है, ये रियल है। अब Z0 की वैल्यू हमने निकाल ली, इसके बाद हम IS/IR की भी वैल्यू निकालते हैं इसी कंडीशन पर, कंडीशन 1 में। एंड IS/IR की वैल्यू क्या होगी, देखिए 1 प्लस x1 अपॉन 2x2, 1 प्लस x1 अपॉन 2x2 माइनस j इंटू Z0, और ये Z0 की वैल्यू हमने क्या देखी अभी, √a के बराबर है, -j √a अपॉन x2। ठीक, अच्छा, अब हम ये IS/IR की वैल्यू है, हम इसका मॉड निकालें तो कैसे होगा, मॉडुलस परिमाण, इसका मॉड ऑफ IS/IR क्या होगा। तो आप जानते हैं कि अल्फा प्लस जे बीटा अगर कहीं लिखा हो तो उसका मॉड क्या होता है, √α² प्लस बीटा स्क्वायर होता है ना। उसी तरीके से यहाँ पर भी कुछ लिखा है, ये माइनस ये, तो ये हो जाएगा √a², पहला स्क्वायर मतलब 1 प्लस x1 अपॉन 2x2 का स्क्वायर प्लस b² मतलब a अपॉन x2 का स्क्वायर। क्लियर।
ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू आप देखिए है क्या, यहां से आप देखिए ए की वैल्यू क्या है, ये माइनस ए के बराबर है इसकी वैल्यू, तो ए की वैल्यू क्या होगी माइनस ऑफ दिस। तो सबसे पहले इसको आप ओपन कर लीजिए, इक्वल टू आप कह सकते हैं इसको अंडर रूट, ये अंदर इसको खोल लीजिए, ए प्लस बी का स्क्वायर है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब एक्स वन स्क्वायर अपॉन 4x2 स्क्वायर, 4x2 स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 इंटू 1 इंटू 2, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x1 अपॉन x2, ये वाला हो गया टर्म, प्लस a अपॉन x2 स्क्वायर वाला देखें, प्लस a की वैल्यू क्या है माइनस ऑफ x1 स्क्वायर अपॉन 4 प्लस x1 x2, ठीक है, ये a की वैल्यू है, और अपॉन x2 स्क्वायर भी करना था, तो अपॉन x2 स्क्वायर मीन्स 1 अपॉन x2 स्क्वायर, ठीक है, इसको अंदर भेजिए, तो इसको आप अंदर भेजेंगे तो आप देखेंगे कि ये x1 स्क्वायर अपॉन 4x2 स्क्वायर होगा, x1 स्क्वायर अपॉन 4x2 स्क्वायर, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, और जब ये अंदर जाएगा तो ये x1 अपॉन x2 होगा माइनस में, तो माइनस और प्लस ये कैंसिल हो जाएंगे, ये बचेगा सिर्फ 1 इक्वल टू 1 होगा, किसकी वैल्यू मॉड ऑफ आई एस अपॉन आई आर की वैल्यू। तो यहाँ से आप ये देखिए कि मॉड ऑफ आई एस अपॉन आई आर की वैल्यू आ गई है 1, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू हम निकाल सकते हैं 20 log बेस 10 से, तो इसलिए अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, सो अल्फा इक्वल टू 20 log बेस 10 मॉड ऑफ आई एस अपॉन आई आर से इक्वल टू 20 log बेस 10 1, और log बेस 10 1 की वैल्यू क्या होती है 0, तो यहाँ पर आपका ये देखिए अटेन्यूएशन कितना आया, अटेन्यूएशन आ गया आपका 0, अल्फा इक्वल टू 0, ठीक है। अल्फा 0 कब आया, जब आपका Z0, ये जो Z0 था ये रियल था, क्या है, जब Z0 रियल है तब आपने देखा आपका अल्फा क्या आया 0 आया, और यही कंडीशन आपकी, यही आपकी थ्योरम भी कहती है, ये देखिए कि जब Z0 प्योर रेजिस्टिव हो, और प्योर रेजिस्टिव में Z0 का मतलब क्या है रियल, रिएक्टिव में J होता है ना, रिएक्टिव में J इमेजिनरी होता है, लेकिन रेजिस्टिव में Z0 क्या होता है रियल होता है, और रियल है तो उस समय अल्फा की वैल्यू 0 आई है अभी आपकी पहली कंडीशन से। तो आई थिंक ये आपको क्लियर होगी, एक पार्ट इसका थ्योरम का हो गया है, दूसरा पार्ट देखते हैं कैसे होगा। तो दूसरे पार्ट के लिए हम दूसरे वाला इसकी कंडीशन को अप्लाई करते हैं, जो दूसरी कंडीशन थी ये दिस वन, इस कंडीशन को हम देखते हैं कि अगर हम माने x1 स्क्वायर अपॉन 4 प्लस x1 h2 पॉजिटिव हो और b के बराबर हो, तब उस समय Z0 की क्या वैल्यू होगी, ये देखिए Z0 कहाँ गया, ये है Z0, उस समय Z0 की वैल्यू जो होगी J इंटू अंडर रूट, ये पूरी वैल्यू b हो जाएगी, J अंडर रूट b के बराबर होगी। तो सेकेंड कंडीशन में, इस कंडीशन में अब हम दूसरी कंडीशन लेकर चल रहे हैं, उस कंडीशन में Z0 आपकी क्या होगी वैल्यू J अंडर रूट b। अब ये बताइए यहाँ पर Z0 रियल है कि इमेजिनरी है, J वाला टर्म साथ में है, इट मीन्स ये इमेजिनरी है, इमेजिनरी, और इमेजिनरी Z0 होता है कब, जब ये रिएक्टिव एलिमेंट से बना हो, या रिएक्टिव भी कह सकते हैं, प्योर रिएक्टिव, ठीक है। तो सबसे पहले Z0 आ गया, अब हम इसमें क्या करेंगे कि इसका IS अपॉन IR की भी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, जैसा हमने अभी कैलकुलेट किया था पहले कंडीशन में। तो यहाँ IS अपॉन IR की वैल्यू क्या होती है 1 प्लस x1 अपॉन 2x2 माइनस J Z0 अपॉन x2। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे IS अपॉन IR की वैल्यू, तो वो होगी 1 प्लस x1 अपॉन 2x2, जैसे यहाँ पर है 1 प्लस x1 अपॉन 2x2, माइनस था कि प्लस था, आई थिंक माइनस था, तो माइनस J,
यहाँ अंडर रूट ए आपने रखा है क्योंकि आपकी जेड जीरो की वैल्यू अंडर रूट ए आई थी, और यहाँ पर जेड जीरो की वैल्यू आई है कितनी, जे अंडर रूट बी, जे अंडर रूट बी अपॉन एक्स टू। अच्छा अब देखिए जे और जे स्क्वायर हो जाएंगे, और जे स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 के बराबर, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो टोटल इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1 प्लस x1 अपॉन 2x2 प्लस अंडर रूट बी अपॉन x2। b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू कितने के बराबर है जरा देखिए, b की वैल्यू है x1 स्क्वायर अपॉन 4 प्लस x1 x2 के बराबर, x1 स्क्वायर अपॉन 4 प्लस x1 x2 के बराबर। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, b की वैल्यू आप यहाँ पर रख दीजिए बस सिंपली, तो b की वैल्यू क्या रख सकते हैं हम यहाँ पर, b की जगह x1 स्क्वायर अपॉन 4 प्लस x1 x2, ये x1 है, x1 स्क्वायर, ओके। b की वैल्यू बस हमने ऊपर से रख दी है। अब देखिए ये जो IS अपॉन IR की वैल्यू ये पूरी आई है, ये इमेजनरी है, कॉम्प्लेक्स है या रियल है, ये कॉम्प्लेक्स नहीं है क्योंकि यहाँ कोई जे टर्म नहीं है, तो कोई जे टर्म नहीं है तो IS अपॉन IR का जो यहाँ पर मॉडुलस होगा वो पॉजिटिव होगा, कुछ इसकी एक वैल्यू होगी, जैसे यहाँ पर क्या था IS अपॉन IR का जो मॉडुलस निकाला था आपने अंडर रूट समथिंग करके, तो यहाँ 1 आया था, लेकिन यहाँ पर देखिए 1 प्लस समथिंग है, 1 प्लस समथिंग, तो ये IS अपॉन IR की वैल्यू 1 से तो ज़्यादा होगी, ठीक है, तो 1 से ज़्यादा होगी, तो जाहिर सी बात है जब इसकी वैल्यू IS अपॉन IR की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो अल्फ़ा की वैल्यू तो 0 नहीं होगी, क्योंकि अल्फ़ा की वैल्यू 1 की कंडीशन में 0 हुई थी, तो यहाँ पर आपका जो अल्फ़ा आएगा वो कभी भी 0 के बराबर नहीं आएगा, कब, जबकि Z0 आपका प्योर रिएक्टिव या इमेजनरी हो। ये सेकंड पार्ट है थ्योरम का। थ्योरम का सेकंड पार्ट देखिए क्या था कि जब Z0 प्योर रिएक्टिव हो तो अल्फ़ा मोर देन 0 होता है, और यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर IS अपॉन IR की वैल्यू 1 से ज़्यादा है, 1 प्लस समथिंग है IS अपॉन IR की वैल्यू, इसलिए अल्फ़ा की वैल्यू भी 0 से ज़्यादा होगी, ठीक है, 0 से ज़्यादा होगी, और ये थ्योरम का सेकंड पार्ट था। आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आया हो। तो ये था एक डेरिवेशन, और इसके बाद आइए एक छोटा सा हम हाई पास और लो पास फिल्टर के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। कंसेप्ट ऑफ हाई पास एंड लो पास फिल्टर, कंसेप्ट ऑफ हाई पास फिल्टर एंड लो पास फिल्टर। देखिए हमने कहा था कि जो फिल्टर्स हम डिज़ाइन करेंगे वो जनरली हम L और C रिएक्टिव कंपोनेंट्स का यूज करेंगे, L और एंड C रिएक्टिव कंपोनेंट्स का यूज करेंगे फिल्टर्स के डिज़ाइन में। तो यहाँ पर हम एक फ़िल्टर डिज़ाइन करते हैं, ये देखिए ये एक लो पास फिल्टर है, T सेक्शन में हम डिज़ाइन करने जा रहे हैं। L इंडक्टर, इंडक्टर कैपेसिटर, ये एक लो पास फिल्टर है। कैसे काम करेगा ये, मान लीजिए आप यहाँ से इनपुट देंगे, ठीक है, मान लीजिए आपने यहाँ से, दिस इज इनपुट, अब और यहाँ पर आपको आउटपुट मिल रहा है, ठीक है, ये टी सेक्शन है, टी सेक्शन ये लो पास फिल्टर है, ठीक है। ऐसे पाई सेक्शन भी बन सकता है। पाई सेक्शन कैसे होगा, आप जब लो पास फिल्टर बनाएंगे तो आप देखेंगे जो सीरीज वाला आर्म होगा उसमें इंडक्टर होगा और जो शंट में होगा वो कैपेसिटर होगा। ये पाई सेक्शन हो गया, ठीक है, पाई सेक्शन। यहाँ पर आपको आउटपुट मिलेगा और यहाँ से आप इनपुट दे सकते हैं, सी ये है पाई सेक्शन। अब देखिए ये कैसे काम करता है। हम जानते हैं कि इंडक्टर के लिए एक्सेल क्या होता है, एक्सेल क्या होता है इंडक्टर के लिए 2 पाई FL, और C के लिए क्या होता है 1/2 पाई FC, ठीक। तो L के लिए 2 पाई FL है, तो फ्रीक्वेंसी अगर कम होगी, फ्रीक्वेंसी कम होगी तो एक्सेल कम होगा, ज़्यादा होगा, एक्सेल भी कम होगा, क्योंकि एक्सेल और फ्रीक्वेंसी आपस में
प्रोपोर्शनल में है, तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा तो एक्सएल ज़्यादा, फ्रीक्वेंसी कम तो एक्सएल कम। जबकि इसमें ऐसा नहीं है, इसमें एक्सी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के, मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो एक्सी कम होगा, फ्रीक्वेंसी कम होगी तो एक्सी बढ़ेगा। बस उसी चीज़ को हम यहाँ यूज करेंगे। देखिए यहाँ पर ये लो पास फिल्टर क्यों है, क्योंकि जब इनपुट से यहाँ पर लो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स आएंगे तो लो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स को ये क्या करेगा, इंडक्टर लो रिएक्टेंस देगा। एक्सएल प्रोपोर्शनल टू एफ है ना, तो लो फ्रीक्वेंसी के लिए लो रिएक्टेंस, तो लो फ्रीक्वेंसी वाले लो रिएक्टेंस देगा उनको, ठीक। तो वो लो वाले जो होंगे वो तो यहाँ से होते हुए चले जाएंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ वो जो लो फ्रीक्वेंसी वाले होंगे वो उसको ये कैपेसिटर यहाँ से लो वाले नहीं जा पाएंगे। क्यों? क्योंकि लो फ्रीक्वेंसी के लिए कैपेसिटर हाई रिएक्टेंस देगा, मतलब उनको यहाँ नहीं आने देगा। तो ये लो वाला जो लो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स होंगे वो यहाँ से होते हुए इधर होते हुए और आउटपुट की ओर चले जाएंगे। और जबकि हाई फ्रीक्वेंसी क्या होगा, हाई फ्रीक्वेंसी को ये रोकेगा सबसे पहले, ठीक है, अपने में से होकर जाने देगा। और जो चला गया वो क्या होगा, वो सीधे यहाँ से पास होगा, क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी के लिए ये इसको ज़्यादा आसानी से जाने देगा, क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी के लिए इसका एक्सी कम है, तो यहाँ से होते हुए ये सिंपल सा सोर्स में फिर भेज देगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हम देखेंगे कि जो सिर्फ लो फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल्स होंगे वही आउटपुट पर पहुँचेंगे और हाई फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल्स सोर्स को बैक हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको सिर्फ लो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स पहुँचेंगे, इसीलिए इसको कहते हैं लो पास फिल्टर, ठीक है। और आपने देखा कि इसमें हम इंडक्टर को सीरीज में क्यों लगाए हैं, क्योंकि हमें लो फ्रीक्वेंसी को पास करना है, और लो फ्रीक्वेंसी को पास करने के लिए हम डिज़ाइन इसकी ऐसे करते हैं कि एल को सीरीज में लगाएं, ताकि लो फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल सीरीज में होते हुए पास हो जाएं और हाई फ्रीक्वेंसी वाले कैपेसिटर के थ्रू बैक हो जाएं। तो ये है एक लो पास फिल्टर का डिज़ाइन। इसका जस्ट अपोजिट होगा हाई पास फिल्टर का डिज़ाइन। इट मीन्स हम क्या करेंगे कि हाई पास फिल्टर में यहाँ पर अब यही हाई पास फिल्टर बन सकता है कब, जबकि हम इसको रिप्लेस करें, ये रिप्लेस कर दें, ये रिप्लेस करें, अब बस सीरीज में आपका क्या लगेगा, सीरीज में लगेगा आपको कैपेसिटर और शंट में लगेगा इंडक्टर, बस इतना सा चेंज होगा। देखिए यहाँ पर अब सीरीज में आपको कैपेसिटर लगेगा सी और शंट में क्या लगेगा, इंडक्टर। तो ये हो गया आपका हाई पास फिल्टर। और ये पाई सेक्शन कैसे डिजाइन करेंगे, सीरीज में कैपेसिटर लगा दीजिए और शंट में इंडक्टर। हाई को पास कैसे करेगा, आप जानते हैं हाई फ्रीक्वेंसी को ये अपने में से आसानी से जाने देगा, क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी के लिए रिएक्टेंस इसका कम होता है, तो ये आसानी से जाने देगा। और हाई फ्रीक्वेंसी को ये अपने में से जाने नहीं देगा, जबकि लो को जाने देगा। लो वाला इधर से तो इधर जाएगा, तो हाई वाले ज़्यादा इधर से आउटपुट पर, हाई वाला सीधा आउटपुट पर पहुँचेगा और लो वाला बैक हो जाएगा। यहाँ पर हाई वाला आउटपुट पर पहुँचेगा और लो वाला बैक हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हाई पास और लो पास फिल्टर्स काम करते हैं, ठीक है। फिर इसी के साथ हम ये लेक्चर एंड करते हैं। थैंक यू।